आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। करप्शन के खिलाफ पूरे मुल्क में फ़ज़ा बनी हुई है और इस वक्त सबसे अहम चीज़ जो पाकिस्तानियों के लिए है वो ये कि पनामा पेपर्स के हवाले से और मजबूरी तौर पे मुल्क में करप्शन के खात्मे के हवाले से मुल्क में क्या हो रहा है। इसी दौरान ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें चाहती हैं कि मुल्क में एहतसाब का एक भरपूर और नया निज़ाम तरतीब दिया जाए। इसी हवाले से हमने देखा है पिछले दिनों में नैब भरपूर एक्शन में नज़र आ रही है। नैब पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ सबसे अहम कलीदी इदारा है। नैब की ही ये भरपूर कामयाबी थी जब गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में एक बड़ा छापा मारा गया था जिसमें बलूचिस्तान के सेक्रेटरी ख़जाना को गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान की तारीख में करप्शन की सबसे बड़ी रंगे हाथों रिकवरी की गई थी जब उस शख्स के पास से 73 करोड़ रुपए और तकरीबन इतनी ही मालियत के जेवरात और उतनी ही मालियत की जायदाद के कागजात मिले थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, तारीखी कामयाबी थी जो नैब ने हासिल की थी, जिसके बाद आज सुबह बलूचिस्तान के साबिक मुशीर ख़जाना खालिद लांगू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब भरपूर कार्रवाई कर रही है बलूचिस्तान में और कल एक बहुत अहम नैब का फैसला सामने आया जब नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से कई बहुत अहम केसेस के खिलाफ बाकायदा भरपूर तहकीकात का हुक्म दिया। नैब के अब जो कवानीन हैं उसके लिहाज से नॉर्मली पहला मरहला होता है इंक्वायरी का यानी कि तफ्तीश का, और ये इस मरहले के बाद वो केस जो हाई प्रोफाइल होते हैं जिसमें कोई अहम शख्सियत इन्वॉल्व हो सकती है उसकी मंजूरी नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देता है। और कल नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो मंजूरियाँ दी हैं वो वसी हैं, बहुत अहम हैं और नैब की जो एंटी करप्शन के खिलाफ ये भरपूर कार्रवाई और तहरीक इस वक्त चल रही है उसका ये एक बड़ा फैसला था जो कल किया गया है। नैब ने एक एक्सटेंसिव लिस्ट की मंजूरी दी है। चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान की सरबराही में नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नाजायज़ ज़राए से असासे बनाने, सरकारी फंड में खुर्दबुद और दूसरे करप्शन के मामलात में तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दी। यानी कि अब ये भरपूर तरीके से तहकीकात शुरू की जाएगी। इन रेफरेंसेस में जो कल सामने आए जिसकी मंजूरी दी गई है उसमें बहुत अहम केस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डीजी मंजूर कादिर काका का केस है। मंजूर कादिर काका सिंध में करप्शन का बेताज बादशाह समझा जाता है। मुबैना तौर पे उसने करप्शन में 30 अरब रुपए के करीब कमाए हैं। उसके खिलाफ अब भरपूर तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है नैब की जानिब से। इसके अलावा एक और अहम मामला जिसकी गूंज आप इस प्रोग्राम में कई बार सुन चुके हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंक इस्लामी के अफसरान के खिलाफ KSB बैंक के गैर शफाफ इंतजाम और इसी हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के किरदार के हवाले से एक भरपूर तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है। इसकी भी मंजूरी कल दी गई। इसके अलावा मुफ्ती एहसानुल हक के खिलाफ शरई मुनाफे के नाम पर लोगों से 8 अरब रुपए लूटने का एक बहुत अहम रेफरेंस है। ये शरई मुनाफे के नाम से ये रकम बटोरी गई थी लोगों से, अब इसके खिलाफ भरपूर तहकीकात होगी। इसके अलावा नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कल मंजूरी दी एसगार्ड 9 लिमिटेड पर अंदरून खाना शेयर्स के महंगे दामों खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम है। इस हवाले से संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं पाकिस्तान के एक बड़े ब्रोकरेज हाउस पे। इसके अलावा एक और मंजूरी दी गई है साबिक DG लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शेख अब्दुल रशीद के खिलाफ प्लाटों की बंदर बाट का ये एक अहम केस है जो सामने आया है। एक और बहुत अहम केस है जिसकी मंजूरी कल दी गई है वो साबिक वाइस चांसलर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर इकबाल पर है जिन पर 90 मिलियन के ठेकों पर खुर्दबुद करने का इल्ज़ाम है। ये तमाम रेफरेंसेस बहुत अहम हैं। इसके अलावा चंद और रेफरेंसेस की भी मंजूरी है जो कल नैब के इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी है जो पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन के खिलाफ जो एक्शन ले रही है उसमें एक दिन के अंदर ये सबसे अहम और कलीदी मंजूरियाँ थी जो कल नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दी है। इन तमाम रेफरेंसेस में बहुत अहम एक केस है जिसका हमने ऊपर भी जिक्र किया, वो मंजूर कादिर काका का केस है जिसने अरबों रुपए की करप्शन की है और इसकी
इस हवाले से इस प्रोग्राम में हमने कई बार आपको बताया है। मंजूर कादिर काका, अहमियत की बात यह है कि इस करप्शन के बाद बासानी मुल्क से चला गया। इस वक्त वो कनाडा में मुकीम है और कनाडा और लंदन के दरमियान सफ़र करता है। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान में इस शख्स पर, जिस पर करप्शन के शायद सबसे सरकारी करप्शन के सबसे संगीन इल्ज़ामात हैं, उसे किसी ECL में नहीं रखा गया था और पाकिस्तान से वो बासानी उसकी जब तहकीकात शुरू हुई वो बैरून मुल्क चला गया। एक और अहम केस है जो कि इस प्रोग्राम में आप कई बार जिक्र सुन चुके हैं, वो KSB बैंक का गैर शफाफ तरीके से बैंक इस्लामी में इंतजाम है और इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किरदार है। इन दोनों ये वो दो अहम मामलात हैं, मंजूर काका केस और KSB, जिस पर हम अपने कई प्रोग्रामों में भरपूर तरीके से इसकी तमाम तफसीलात आपके सामने रख चुके हैं। पिछले साल 11 अगस्त को हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल मंजूर कादिर काका का कराची के आम बिल्डिंगों से लेकर कसीम मंजिला इमारतों से लेकर छोटे घरों तक तमाम मामलात का ये शख्स करता धरता था और किस तरीके से करप्शन का राज था जिस पर उसकी हुक्मरानी थी। इसकी तफसील हमने अपने खास प्रोग्राम में 11 अगस्त को दी थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल, इसका नाम था मंजूर कादिर काका, जिसने अरबों बटोरे और अब निकल लिया है। अब कराची वालों के नसीबों को वो रोए या मुकद्दर को कोसे। मंजूर काका ने एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 अरब रुपए की गजब करप्शन की है और कई साल तक पाकिस्तान के तिजारती दारुल हुकूमत कराची में आम बिल्डिंग से लेकर कसीर मंजिला इमारत तक तमाम सियाह सफ़ेद के मामलात का बेताज बादशाह रहा। 100 से 200 गज के प्लॉट पर बिल्डिंग बनानी हो या फिर 1000-2000 गज के प्लॉट पर स्क्वायर फीट के लिहाज से काका को भाव दो और जैसी चाहो बिल्डिंग खड़ी कर लो। रिश्वत का ये बाजार वो तनहा अपने बलबूते पर तो नहीं लगाता था। बिलावल साहब, आप भी इस बात से एग्री करेंगे। मंजूर काका महीने में 5 से 7 दिन बगल में एक डायरी दबाकर ऑफिस आता। कराची के बिल्डर्स कतार लगा के काका की डायरी में काम और उसके मुआवजे का इंदराज कराते। हर 2 से 3 माह में काका शिकार के लिए केनिया के जंगलात का रुख करता और करोड़ों रुपए शिकार के शौक में उड़ा देता। अगर पूछा जाता कि भाई इतने पैसों का क्या करोगे, क्या करते हो, ये क्या है, तो बड़े फक्र से कहता, मेरा साहब रोजाना 1 बकरा खाता है और उसे रोज ये बकरा मैं पहुंचाता हूँ। काका अक्सर बताता था कि किस तरह MQM के वज़रा के दौर में भी कराची में जायज़ और नाजायज़ बिल्डिंग्स के इजाज़त नामों का बाजार सस्ता था। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ये आंसू पोंछेंगे? नायब ने अब बाकायदा इस तहकीकात की इब्तिदा की है। इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी कल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी। इस वक्त मंजूर काका के दूसरे केसेस के अलावा जिस पर नायब का फोकस है वो नहर क़याम का केस है। कराची के क्लिफ्टन के इलाके में ये एक गैर मामूली केस है। इस ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट कर दी। नहर क़याम जो कि दरअसल किसी सूरत से भी इस किस्म के रिहायशी मनसूबे का कोई उसका ताल्लुक नहीं था। इसे इंतहाई महंगे तरीन क्लिफ्टन इलाके में होने की वजह से इस पर अब एक तामीरात की इजाज़त दी गई और इस क्लिफ्टन के ब्लॉक 5 में जहां पर ये पानी की कभी कुदरती गुजरगाह होती थी, मंजूर काका ने 2014 में मास्टर प्लान में हेर फेर करके नहर क़याम की कई हज़ार गज कीमती ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर लॉट कर दिया, जिस पर अब रिहायशी तामीरात और बुकिंग का आगाज़ भी कर दिया गया है। लेकिन अब इस तहकीकात के आगाज़ के बाद इसको रोक दिया गया है, मगर ये बहुत अहम तहकीकात है जिसका नैब आगाज़ कर रहा है। इसी तरह से नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कल स्टेट बैंक और बैंक इस्लामी के अफसरान के खिलाफ भी मजीद और भरपूर तहकीकात की मंजूरी दी है। बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की कल ये मंजूरी दी नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। मुल्ज़मान पर KSB बैंक को बैंक इस्लामी में गैर शफाफ तरीके से जम करने का इल्ज़ाम है। अपने हम गुज़िश्ता साल सितंबर में 4 प्रोग्रामों में हमने बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मिली भगत से, आला तरीन मिली भगत से स्टेट बैंक की एक कन्वेंशनल बैंक को बैंक इस्लामी में जम कर दिया गया था और KSB बैंक की कीमत लगाई गई थी सिर्फ 1000 रुपए। ये अपनी नौयत का एक भरपूर स्कैंडल था जिसकी भरपूर तरीके से हमने कवरेज की थी अपने इस प्रोग्राम में। 105 ब्रांचेस वाले KSB बैंक की कीमत लगाई गई सिर्फ 1000 रुपए। स्टेट बैंक ने KSB बैंक के माली मामला चलाने के लिए इब्तदाई तौर पे 10 साल के लिए बैंक इस्लामी को 1000 रुपए का बैंक देने के बाद बहुत ही आसान किस्त पे हम कर्जा कह सकते हैं
5 अरब रुपए दिए और उसके बाद उनको मजीद 20 अरब रुपए दिए गए कि अब इस बैंक को आप चलाएं। जो इसके शेयर होल्डर थे 9,000 और जिनके शेयर्स की कुल मालियत उस वक्त 1 अरब 95 करोड़ रुपए थी, वो हो गए 0। इस डील का बराह रास्त फायदा बैंक इस्लामी की शेयर प्राइस को भी हुआ की कीमत जो तकरीबन 8.5 रुपए थी, इसमें तकरीबन 50% तक का इजाफा हुआ और वो 12.5 रुपए तक पहुंच गई। तो जिस वक्त ये मर्जर हुआ उस वक्त KSB के पास उसके असासों की मालियत 10 अरब रुपए के थे। अपने इन प्रोग्राम्स में हमने माशी माहिरीन, बैंकिंग एक्सपर्ट, शरई बैंकिंग के माहिरीन वगैरह से सवालात किए थे। इस प्रोग्राम के बारे में उनकी मालूमात शेयर की थी हमने आपके साथ, उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। सेंट्रल बैंक ने ये कैसे डिसीजन लिया एंड अल्टीमेटली ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने डील की थी इससे बेहतर और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड ये बात डिक्लेयर है कि कोई भी इस्लामी बैंक किसी भी सूरत के अंदर कन्वेंशनल बैंकिंग के सेटअप को अपने अंदर लेकर नहीं आएगा। दाल में सिर्फ थोड़ा बहुत काला नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा काला है। अगर पाकिस्तान में इसकी सही तौर पे तहकीक ना की गई तो फिर इसका नुकसान हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के मुस्तकबिल को भी हो सकता है, यानी मजमूई तौर पे। क्या ये 2 बुक्स को मेंटेन करेंगे? क्या वही होता रहेगा कि जिस तरह से दीगर कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम नाम के ऊपर एक विंडो खोल दी जाती है और आवाम के साथ एक मजाक किया जाता है कि हाँ भाई ये काम जो है हम इस्लाम की सतह पर कर रहे हैं, ये काम हम सूदी निज़ाम के ऊपर कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के लिए ये कहना कि हमें ये नहीं मालूम था कि ये बैंक इतना ख़राब है, ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सुअर को आप ज़िबा करें और उसके बाद के अब हमने इसको हलाल कर दिया, अब आप इसकी बिरयानी पका के खा लें। तो उन्होंने बुनियादी सूद के ऊपर रखी है और उसके बाद जब उनको उसके खाते के अंदर डाल देते हैं तो उसके बाद ये डिमांड करते हैं कि हम इसको जो लॉन्च करेंगे वो इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से करेंगे। ये वो पस मंज़र है जिसमें नैब ने अब इस पूरे मामले की भरपूर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। यह हसास केस है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन अफसरान के खिलाफ में तहकीकात होनी है। इसमें गवर्नर स्टेट बैंक जनाब अशरफ वतरे के किरदार को भी बहुत ही करीब से देखा जाएगा। ये एक बहुत अहम केस है जिसमें यह जानना है कि एक रिवायती बैंक को किस तरह एक इस्लामी बैंक आने वाले निज़ाम के बैंक में जम किया गया। क्यों स्टेट बैंक ने बैंक इस्लामी को 5 अरब रुपए सिर्फ 0.1 इंटरेस्ट रेट पर दे दिए। क्यों 20 अरब रुपए मजीद रोल ओवर देकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, बैंक इस्लामी को इसका फ़ायदा दिया गया। दीगर बैंकों को शफाफ तरीके से KSB बैंक की बोली लगाने का क्यों दावत नहीं दी गई। इस तरह से जो ख़ास तौर पे जो ऑफर्स आई थी उनको क्यों छुपाया गया। बैंक इस्लामी के शेयर्स की इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए कीमत कैसे बढ़ाई गई। KSB बैंक के असासों की तजवीज़ का तखमीना लगाने के लिए फर्गूसन की को क्यों चुना गया, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। स्टेट बैंक ने सरमाया में कमी की वजह KSB पर मॉरिटोरियम क्यों लगाया। ये तमाम बहुत अहम सवालात हैं जो कि अब इस तहकीकात में सामने आएंगे। एक बार फिर नैब भरपूर तरीके से मुतहर्रिक है, भरपूर एक्शंस की तैयारी कर रही है और भरपूर केसेस जो हैं उसकी लिस्ट बनाई गई है। इसके अलावा हमने आपको बताया बलूचिस्तान में एक भरपूर तहकीकात हो रही है नैब की सरकारी करप्शन के हवाले से, जो पाकिस्तान की तारीख की सरकारी करप्शन के हवाले से सबसे बड़ी तहकीकात है। पाकिस्तानियों की निगाहें नैब पे ही लगी हुई हैं। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का नाम अब निकाल दिया गया है। उस पार्लिमानी कमेटी ने निकाल दिया है जो कि पनामा पेपर्स की तहकीकात करेगी। अब इसमें वज़ीर आज़म का नाम नहीं होगा जिसको कि इससे पहले अपोजिशन की जमातों की जानिब से तजवीज़ किया गया था। एक बड़ी पेशरफ्त है आज के लिहाज से। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पनामा लीक्स का मुस्तकबिल क्या होगा। पनामा पेपर्स के हवाले से जिन पाकिस्तानियों के नाम आए, जिन कंपनीज का नाम आए, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और इसी हवाले से कई दूसरे अहम मुताल्लिक़ा सवालात जो कि इस वक्त ज़ेर गौर हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने, जिसने एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अराकीन पर। उसने आज एक बड़ा और शायद कदरे गैर मुतवक्का फ़ैसला किया है जब पनामा लीक्स के हवाले से मुजव्वज़ा कमीशन पर पार्लिमानी कमेटी के अपोजिशन अराकीन और TOR से वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का नाम निकालने पर राज़ी हो गए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की अपोजिशन की जो तहरीक थी, जो उसकी कैंपेन थी, उसका मरकज़ था वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की फैमिली, उनका नाम
और बारहा जो अपोजिशन ने अपने TOR स्टडीज किए थे उसमें सबसे ऊपर सबसे कलीदी तौर पर वज़ीर आज़म का नाम लिखा गया था। अब अपोजिशन इस बात पर तैयार हो गई है कि ये नाम निकाल दिया जाए। अपोजिशन के TOR में कहा गया था कि जुडिशल कमीशन इंटरनेशनल ऑडिट फर्म से पहले शरीफ खानदान के असासों की तहकीकात करे, जिससे मुराद नवाज शरीफ की तहकीकात हैं। अपोजिशन के TOR में ये भी कहा गया था कमीशन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के असासों की तहकीकात 3 माह में मुकम्मल करे, दीगर अफराद की तहकीकात 1 साल में मुकम्मल की जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि अपोजिशन के TOR में जहाँ जहाँ वज़ीर आज़म का नाम लिखा है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जनाब नवाज शरीफ तस्लीम किया जाए। आज इस्लामाबाद में TOR कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जिसके बाद अपोजिशन के रुकन जनाब सेनेटर एतजाज अहसन ने इस बड़ी खबर का जानिब वाज़ेह इशारा किया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का नाम TORs में शामिल ना करने की खुद पेशकश की है। हमने अपने 15 सवाल रखे, यहाँ तक कि हमने कहा कि इसमें से अगर वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म का नाम आता है वो भी हम निकालने को तैयार है। इस पे एग्रीमेंट नहीं हुई पर हमारी तरफ से पेशकश है। 15 में से 2 सवाल जो उनकी सऊदी अरब में क़याम के दौरान के तहाइफ और मराहत लेने के बारे में वो भी छोड़ने को तैयार है। इस बात की तस्दीक बहुत अहम बात है। इसी मीडिया टॉक में जनाब शाह महमूद कुरैशी ने भी की, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उन्होंने भी यही बात की कि अपोजिशन में किसी खास शख्स को निशाना नहीं बनाना चाहती। उनका एक इसरार था कि पर्सन स्पेसिफिक मत होइए। हमने कहा बिस्मिल्लाह, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम किसी पर्सन को निशाना बनाना नहीं है। जो पैनमा की जद में आता है वो सब जवाबदेह होंगे। उसमें एक शख्स हो, 50 हो, 450 हो, जितने भी हो, वो तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। और इस बात की पहले इत्तला हुकूमत की जानिब से ये बड़ी खबर ब्रेक कर दी थी जनाब इसाक डार ने। उन्होंने कह दिया था कि अपोजिशन अपने 2 कलीदी सवालात से अपने 2 कलीदी सवालात वापस लेने पे राज़ी हो गई है। गोया कि जनाब नवाज शरीफ का नाम हज़फ करने पे राज़ी हो गई। इसकी इत्तला पहले जनाब इसाक डार ने दी थी। TOR के ऊपर ऑब्वियसली अभी हमारी बहस मुबासा जारी है और उनका अपना एक TOR के हैं पॉइंट्स, आपको पता ही है, कोई 15 पॉइंट्स थे, 2 उन्होंने ड्रॉप किए हैं, आज 13 रह गए हैं। लेकिन हमारी उसकी अप्रोच प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कुछ डिफरेंट है और हम समझते हैं कि हमारे जो है बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं। बड़ी सिग्निफिकेंट अहम डेवलपमेंट है, इब्तदा है इस कमेटी की, जिसका कि अभी आगाज़ हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन शायद हुकूमत के लिए इब्तदाई तौर पर तसल्ली बख्श कारकर्दगी है शुरू के 2 दिनों में, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का नाम उन TOR से अपोजिशन हज़फ करने के लिए तैयार हो गई है जो उसकी जानिब से पेश किए गए थे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आपको बड़ी दिलचस्प खबर देंगे। स्विट्ज़रलैंड में रेफरेंडम होने वाला है कि वहाँ के हर शहरी को हर माह $2,500 हुकूमत की जानिब से एक एजाज़िया, एक खर्चा दे देना चाहिए। जी हाँ, $2,500 हर माह स्विट्ज़रलैंड अपने शहरियों को देने के लिए सोच रहा है, बल्कि वोटिंग करेगा। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। बड़े मुल्कों की बड़ी बातें, और जब मुल्क तरक्की याफ्ता होते हैं, खुशहाल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उसका फ़ायदा मुल्क का यानी कि उसके हर शहरी को होता है। ये फ़ायदा भरपूर तरीके से अब हो रहा है स्विट्ज़रलैंड में, जहां अब फैसला होना है, बहुत जल्द रेफरेंडम हो रहा है कि यहाँ पर हर ज़रूरतमंद शहरी को वफाक ज़ाती अखराजात के लिए माहाना नकद इमदाद देने की तजवीज़ को कानून बनाया जाए और अगले महीने इसमें वोटिंग कराई जाए। इसके ज़रिए अब स्विट्ज़रलैंड फैसला करने वाला है। एक बहुत अहम फैसला है जिसका भी हम आपको बताते हैं। $2,500 हर स्विट्ज़रलैंड के बालिग शहरी को मिलेगा। स्विट्ज़रलैंड का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों में होता है। यूरोप का ये खुशहाल तरीन मुल्क चॉकलेट्स, घड़ियों, इसकी सनतें, अपने बैंकिंग के निज़ाम की वजह से और सयाहती मराकज़ की वजह से पूरी दुनिया में जाना माना पहचाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड इंटरनेशनल इशूज़ से बिल्कुल अलग थलग रहता है। कभी किसी तनाज़े या इशू में फ़रीक बनना तो दूर की बात है, इसके करीब भी नहीं जाते और इसके तमाम शहरी इंतहाई पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जो एक कानून बनने जा रहा है जिसके लिए रेफरेंडम होगा
स्विस शहरी इस पर बहुत जल्द वोटिंग करेंगे। इसके मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में हर बालिग शहरी को माहाना $2,500 अमरीकी डॉलर और बच्चों को तकरीबन $625 इमदाद दी जाएगी कि वो अपना गुजारा कर सके, और ये हर ज़रूरतमंद स्विस बालिग शहरी इसका अहल होगा। हुकूमत की जानिब से तमाम शहरियों को माहाना $2,500 देने का कानून बनाने के लिए 1 लाख से ज़ायद अफराद ने दस्तखत किए, जो कि वहाँ के कानून के मुताबिक, जिसके बाद अब ये बात यकीनी हो गई है कि इस पर अब बाकायदा वोटिंग कराई जाए, यानी रेफरेंडम किया जाए। ये जमहूरी निज़ाम के लिहाज से जमहूरियत फैसला कर रही है। स्विस कानून के मुताबिक वहाँ के हर शहरी जो भी शहरी हैं वो टैक्सेस और सहूलियात और दीगर अवामी इशूज़ पर रेफरेंडम की तरफ पर बराह रास्त वोटिंग के जरिए हुकूमत से कानून साजी करा सकते हैं। ये वहाँ के निज़ाम का हिस्सा है। 1 लाख शहरी अगर किसी चीज़ पे वोट करना चाहें, वो एक चीज़ पे इकट्ठे हो, वो उस पर दस्तखत कर दें और उसके बाद उसके लिए पूरे मुल्क में उस हवाले से वोटिंग कराई जा सकती है। गुज़िश्ता साल सर्वे के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड का हर 8वां फर्द गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा था। गुर्बत, माफ़ कीजिएगा, हमारे स्टैंडर्ड से नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड के स्टैंडर्ड से। लेकिन ख्याल रहे कि स्विट्ज़रलैंड में सालाना $29,500 से कम आमदनी वाले अफराद को गरीब तस्वुर किया जाता है। जी हाँ, अगर आपकी आमदनी सालाना तकरीबन $30,000 से कम है तो फिर आपको गरीब तस्वुर किया जाएगा। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड ने कहा है कि अब सालाना हर शख्स को $30,000 यानी कि माहाना $2,500 दे दिए जाए, ताकि वो कोई उस मुल्क में किसी अंदाज से भी गरीब ना कहलाया जा सके। स्विट्ज़रलैंड में जो लोग पाकिस्तानी रुपयों में जो इसका फ़ायदा उठाएंगे उसका तकरीबन 29 लाख रुपए है, या 2.25 लाख रुपए माहाना उन्हें मिलेगा। यानी कि हर ऐसे शख्स को जो इसका अहल है उसको हुकूमत की जानिब से सालाना तकरीबन, माहाना माफ़ कीजिएगा, 2.25 लाख, सालाना तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब मिलेंगे हुकूमत की तरफ से। स्विट्ज़रलैंड की तरह कनाडा, नीदरलैंड्स और फिनलैंड समेत यूरोप के कई ऐसे दूसरे मुल्क भी हैं जहां शहरियों को माहाना खर्च देने की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अब इस सिलसिले में वोटिंग होने ही वाली है। लेते हैं खबर, आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हमारी आज की दूसरी अहम खबरें। तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कराची की ज़बूहाली, बदहाली, बल्कि इस पाकिस्तान के सबसे बड़ी शहर की यतीमियत को बेलाखिर एक ज़बान मिली है, एक ओनरशिप मिली है, सियासी ओनरशिप। आज पहली बार कराची के मसाइल के हवाले से भरपूर दो टोक अंदाज में बात की है किसी सियासी रहनुमा ने, किसी सियासी जमात ने, और वो जमात है पाक सरजमीन पार्टी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी ने, सैयद मुस्तफ़ा कमाल जिनकी अपनी शनाख्त सिर्फ़ और सिर्फ कराची की खिदमत या कराची के हवाले से जो मंसूबे हैं वो रही है। आज उन्होंने भरपूर तरीके से कराची के मसाइल का अलम उठाया है और आज उनकी सियासत का महवर कराची के हालात बनते नजर आए हैं। यकीनी तौर पर यह एक बड़ी पेशरफ्त है कराची की सियासत के लिहाज से। मुस्तफ़ा कमाल ने आज इसके लिए मुंतखब किया कराची प्रेस क्लब, जहां पर उन्होंने एक मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब किया और कराची के वो मसाइल जो कराची के हर रहने वाले से जिसका ताल्लुक है, कराची जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है, यहाँ की जो तबाही बर्बादी की सूरत हाल है, बिलाखिर मुस्तफ़ा कमाल ने अब उसका झंडा उठाया है। उन्होंने कहा कि कराची में 12,000 टन कूड़ा जमा होता है, जिसमें से 2,500 से 3,000 टन उठाते हैं, बाकी कचरा उठाने की सलाहियत ही नहीं है। ये नहीं है और ये सब कुछ क्यों नहीं है और ये कैसे हो सकता है, जाहिर है कि मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आज के कराची में 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आप 2,500 से 3,000 टन सिर्फ लिफ्ट करते हैं कि आपके पास उतनी ट्रांसपोर्ट ही नहीं है जो सारा गार्बेज लिफ्ट कर सके। और अगर ट्रांसपोर्ट है तो आपके यहाँ पूछने वाला चूंकि नहीं है, तो आपके यहाँ करप्शन इतनी है कि आप एक ट्रिप लगाकर जो है वो 3 ट्रिप के डीजल जो है वो बिक रहा होता है। 3 ट्रिप का डीजल 1 अरब 10 करोड़ रुपए की गाड़ियां दी थी, वो सारी गाड़ियां 1.25 अरब रुपए की गाड़ियां, नई गाड़ियां जो है वो उसके पार्ट्स निकलकर बिक गए, उसके टायर निकलकर बिक गए और उसमें डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है, फ्यूल डालने के लिए पैसे नहीं।
जाहिर है ये सारी अंदर की बातें मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा कौन जानता है। ये भी मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा कौन जानता है कि पानी को किस तरह से कराची में बेचा जाता है, हुकूमत उसकी पार्टनर बनती है और किस तरह से कराची वालों का पानी जो उनकी लाइनों में आना चाहिए वो उन्हीं को बेच दिया जाता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी ही हो। इसकी भी कहानी आज मुस्तफ़ा कमाल ने सुनाई। जब मैंने आके मालूमात की कि भाई क्या पोजीशन है लियारी में पानी नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई, तो पता चला कि उस ऑल द वे 38 किलोमीटर पे जो लाइन है उस लाइन के ऊपर जो है वो दर्जनों हाइड्रेंट्स खुल गई हैं, दर्जनों हाइड्रेंट्स खोल दिए गए और वही पानी जो कि लियारी को जा रहा है उस पानी की मेन पानी की लाइन पर हाइड्रेंट्स बनाकर वहां से जो है वो करोड़ों रुपए का पानी जो है वो महीने हर महीने इस कराची को वालों को बेचा जा रहा है। कराची में कूड़ों के अंबार की कहानी, कराची में पानी बेचने की कहानी, इस प्रोग्राम में आप कई बार सुन चुके हैं। इसी प्रोग्राम में आप कई बार सुन चुके हैं कराची के पार्स की ज़बूहाली, कराची के अस्पतालों की ज़बूहाली और कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल की भी ज़बूहाली, जिसके लिए हमने खुसूसी प्रोग्राम किया था। आज मुस्तफ़ा कमाल ने अब्बासी शहीद अस्पताल के बारे में भी बात की। वो अब्बासी शहीद अस्पताल जबकि वो शहर के नाज़िम हुआ करते थे वो क्या था और आज वही अब्बासी शहीद अस्पताल क्या है। अब्बासी शहीद अस्पताल 38 वेंटिलेटर मशीनें लगाई 0 मीटर, जो आगा खान में भी नहीं थी। मैं वेंटिलेटर को रोऊं, आज लाल काली पीली गोली नहीं है वहां पे। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ की जो भरपूर वो जमात जिसके पास यहाँ की रिप्रेजेंटेशन होती है उसका दिल यहाँ नहीं धड़क रहा। किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी, किसी दुश्मन मुल्क की किसी पार्टी को जिसका कैरेक्टर हो, जिसका मैंडेट हो, इसलिए 22 सालों तक पैसे नहीं देती कि वहां पर वो लोगों की जानें बचाए, वहां पे सफाई करे, वहां पे लोगों को तालीम दे, स्कूल खोले, वहां के अस्पतालों में दवाई दे, वहां पर भाई को भाई से मिलाए, वहां पर भाईचारगी पैदा करे। वो इसलिए पैसे देती है कि अच्छे खासे शहर में चुन चुन कर डॉक्टरों का कत्ल हो, अच्छे खासे शहर में चुन चुन कर प्रोफेशनल्स का कत्ल हो, अच्छे खासे शहर में रंग नस्ल जुबान मसलक के बुनियाद पर लोगों को मारा जाए। लाशें चाहिए, डिस्टेबलाइज करना है, जब ही जाकर पाकिस्तान के सबसे बड़े रेवेन्यू इंजन पाकिस्तान की बैकबोन को फ्रैक्चर करना है। कराची की सियासत के लिहाज से बहरहाल आज अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी या मुस्तफ़ा कमाल ने कराची पाकिस्तान वापसी के बाद जो अपनी सियासत का जो दोबारा इजरा किया है उसमें आज पहली बार भरपूर तरीके से कराची के हवाले से बात की है, कराची के मसाइल की बात की है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल वो हुकूमत को 1 महीना दे रहे हैं, रमज़ान के बाद इसके लिए भरपूर राह अमल का आगाज़ किया जाएगा। लग ये रहा है कि कराची वालों को बहरहाल उनकी आवाज़ मिल रही है और मुस्तफ़ा कमाल का फैसला है कि वो कराची के मसाइल का झंडा उठाएंगे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। बहुत अहम बात है, अमेरिका से सवाल पूछा जा रहा है, गो के जाहिर है कि अमेरिका जवाब क्यों देगा कि उसकी जब ज़रूरत होती है उसे अपने दुश्मन तलाश करने होते हैं, तो वो पाकिस्तान का कबायली इलाका हो, चाहे कोई कहीं से दूर छुपा हुआ कोई मतलूब शख्स हो, चाहे वो बलूचिस्तान में सड़क के रास्ते ईरान से अपने किसी मकाम की जानिब जा रहा हो, अमेरिका उसे ढूंढ निकालता है, उसको ड्रोन कर देता है, उसको हलाक कर देता है, उसको तलाश कर लेता है। ये अभी हुआ तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला अख्तर मंसूर की तरह, और इसी तरह से मगरबी दुनिया और खुसूसन अमेरिका को मतलूब दहशतगर्द आम पकड़े जाते हैं या उन पर ड्रोन हमले हो जाते हैं। और क्योंकि अमेरिका की सुराग रसा एजेंसी और उसकी जो सलाहियत है वो किसी से भी मुकाबला किया जा सकता है और वो उसका सानी कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के कातिल और जहां पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले छुपे हों, जो पाकिस्तानियों के कातिल हों, वो अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता। और ना ये कि वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो उनको नहीं उस तरह से हलाक करता जैसा कि मुल्ला मंसूर को किया या दर्जनों 20 लोगों को किया है पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, बल्कि इससे मुतज़ाद बात यह है और सबसे हैरत और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का कत्ल का दम भरने वालों को कभी वो छुड़ाता है,
और कभी संभालता है। इस वक्त ये एक अहम बात है और किसी से छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कलतम तहरीक तालिबान का पाकिस्तान का सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह और उसका बाएतमाद कमांडर औरंगजेब उर्फ खलीफा उमर मंसूर इन दोनों अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है। ये पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल नहीं है, ये पाकिस्तान के मासूमों को कत्ल कर रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, औरतों को कत्ल कर रहे हैं और पाकिस्तान के आम शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। ये वो दहशतगर्द हैं जो सीने पे हाथ मार के बाद कहते हैं कि उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में 200 के करीब बच्चों को हलाक किया, इन नौनिहालों को हलाक किया। ये सीधा ठोक के कहते हैं, अफगानिस्तान में बैठ के कहते हैं। ये भी कहते हैं कि बर्डवेयर फिजाइया के एयरबेस और 4 सदा यूनिवर्सिटी पर उन्होंने हमले किए, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को मारा, बच्चियों को मारा, बच्चों को मारा। इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, इसकी तस्वीरें जारी करते हैं, लेकिन अमेरिका उनको नहीं तलाश कर पाता। ना वो उन 134 बच्चों और उन समेत 142 अफराद के जो कातिल हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल में, उनको तलाश नहीं कर पाता। ना बर्डवेयर बेस हमले में फौजी एहलकारों समेत 29 अफराद जिन्होंने शहीद किए उनको तलाश नहीं कर पाता। 4 सदा यूनिवर्सिटी में जो 22 अफराद की हलाकत का दावा करते हैं, तलबा को मारने का क्रेडिट लेते हैं, सीने पे हाथ मार के कहते हैं, वीडियोस जारी करते हैं, अफगानिस्तान में बैठ के खुलेआम कहते हैं, मगर अमेरिका उनको तलाश नहीं कर पाता। औरंगजेब और खलीफा उमर मंसूर ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी कबूल की थी बल्कि हमला करने वाले 6 खुदकुश बमबारों के साथ अपनी तस्वीर भी जारी की थी, मगर अमेरिका की खुफिया एजेंसी और अमेरिका उनको नहीं तलाश कर सकता। इसी तरह से चाहे पाकिस्तान में धमाके करने का, कत्ल करने का, तनसीबात उड़ाने का भरपूर दावा करे, भरपूर कलदम तंजीमें उसकी जिम्मेदारी कबूल करे, चाहे वो हरबियार मरी हो या बरामदाग मुफ्ती हो, लेकिन वो मगरिब में सुकून से रह रहे होते हैं, सुकून से ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहाँ से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के दावे कर रहे होते हैं, मगर अमेरिका और मगरिब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। और अगर खुदा न खास्ता अमेरिका के हवाले से उनका कोई शख्स कहीं पकड़ा जाए तो वो फिर उसको कैसे छुड़ा के ले जाते हैं और फिर किस तरह के झूठे वादे और वादे करते हैं और उसके बाद फिर उसको भूल जाते हैं। ये पुरानी बात नहीं है। 5 साल पहले लाहौर में अमेरिकी CIA के जासूस रेमंड डेविस का मामला था, जब रेमंड डेविस ने 27 जनवरी 2011 को लाहौर में 2 पाकिस्तानी नौजवानों फ़हीम और शमशाद और फैज़ान हैदर को सरेआम लाहौर के क़ल्ब में गोलियां मार के हलाक कर दिया था। और ये शख्स रेमंड डेविस, उसकी गाड़ी में ज़द में आके एक शख्स भी हलाक हो गया था। अमरीकी सिफारतखाने ने कहा था कि रेमंड डेविस सिफारतकार है, इसलिए उसे गिरफ्तारी या सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन तिजारती वीज़ा होने की वजह से रेमंड डेविस की रिहाई 15 फरवरी 2011 को हो गई। और उसके लिए जाहिर है कि जो पूरा तमाशा देखने में आया वो अपनी जगह एक अहम बात है। लेकिन इस मौके पे अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा सेनेटर जॉन केरी पाकिस्तान आए थे और जब रेमंड डेविस यहाँ से जा रहा था तो उन्होंने वादा किया था पाकिस्तानियों के साथ, उन्होंने दावा किया था कि रेमंड डेविस एक बार अमेरिका पहुँच जाए, वहाँ पर अमेरिकी क़वानीन के ख़िलाफ़ उसे तफ्तीश भी की जाएगी और उसे सज़ा भी दी जाएगी। ये 3 अफराद का कातिल था। अमेरिका उसको लेके यहाँ से गया, कम तराक से लेके गया और उसके बाद ना सज़ा, ना तहकीक़ात, ना मुकदमा, ना कोई कार्रवाई। जॉन केरी का ये वादा धरा का धरा रह गया, क्योंकि बहरहाल रेमंड डेविस ने किसी अमरीकी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा था। I am at liberty to tell you today that it is customary in an incident like this for our government to conduct a criminal investigation. That's our law. And I can give you the full assurance of our government today that that will take place. So there is no such thing as a suggestion that something is out of the law or that America thinks somehow we're not subject to it. अमेरिका सब कुछ कर सकता है। अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के F-16 तैयारों के हवाले से, उसकी फ़रोख्त के हवाले से जो वादा है उससे बदल सकता है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री सपोर्ट है उसको तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान की सरहद पे आके अपने ड्रोन तैयारे मार के पाकिस्तान की सरहद के अंदर किसी शख्स को हलाक कर सकता है। तो पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है। पाकिस्तान ने बहरहाल अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, इससे ज़्यादा भी क्या हम कुछ कर सकते हैं, ये सब कुछ पूछते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफा और मौजूदा हुकूमत की इंतहाई अहम काबीना के वज़ीर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। अमेरिका ने तो जो करना था वो कर दिया, कर भी रहा है। हमें F-16 तैयारों के हवाले से भी
एक तकलीफ दे सूरत हाल में डाला है, हमारी मिलिट्री असिस्टेंस के हवाले से भी डाला है, अब हमारी सरजमीन पर अपने ड्रोन तैयारे भेज के एक तालिबान के अमीर को हलाक कर दिया है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास रद्द अमल में सिर्फ बयानात के अलावा क्या कुछ हम कर सकते हैं? हमारी कौम को आप क्या बता सकते हैं? शुक्रिया कामरान खान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी आपकी कमेंट्री सुन रहा था। देखें, जो एक डेफिनेशन है ना टेररिस्ट की, एक दहशतगर्दी की, वो रेमंड डेविस पे भी पूरी उतरती थी कि रेमंड डेविस भी एक दहशतगर्द था, लेकिन उसके विक्टिम जो थे वो पाकिस्तानी थे, इसलिए वो जो अमेरिका की डेफिनेशन है या तारीफ है उसकी टेररिज्म की, उसके ऊपर वो फिट नहीं बैठता था। इसी तरह मुल्ला मंसूर जो है वो हमारी टेरिटरी पे उसको मारा जा सकता है, लेकिन जो मुल्ला फजलुल्लाह है जो टीटीपी का हेड है, वो वहाँ बैठ के जो है अफगानिस्तान बैठ के कंडक्ट कर सकता है ऑपरेशन जो है वो हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, हमारे आवाम को, सिविलियंस को, फौजियों को मारने के ऑर्डर दे सकता है और कत्लेआम जो है वो बर्पा कर सकता है पाकिस्तान में। लेकिन उसके लिए कोई ड्रोन नहीं बना हुआ, वो इंसुलेटेड है, प्रोटेक्टेड है। उसको अफगानिस्तान में प्रोटेक्शन अफगान गवर्नमेंट की है या अमेरिकन की है या इनकी जॉइंटली है, वो एक तजिए वाली बात है। आप उस कंक्लूजन पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये जब तक सिलेक्टिव डेफिनेशन होती रहेगी टेररिज्म की और टेररिस्ट की, दुनिया में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया सारी में टेररिज्म जो है, शिद्दत पसंदी जो है फैलती जाएगी। एक बात जो है खान साहब, मैं जरा माजरत खाऊं कि मैं इसको जरा ब्रॉडर उसमें सेंस में ले रहा हूँ जो आपने मुझे सवाल किया है कि आप देखें 9/11 के बाद जो है इतनी जबरदस्त कार्रवाइयां की है अमेरिका ने, दहशतगर्दी कम हुई है या बढ़ी है? अगर दहशतगर्दी कहीं पे कम हुई है तो सिर्फ वो पाकिस्तान है, जहां पे पाकिस्तान की हुकूमत ने, हमारी अफवाज ने बेपनाह कुर्बानियों के साथ जो है दहशतगर्दी को बड़ी हद तक रोका है। मैं नहीं कहता कि 100% एलिमिनेट हुई है, लेकिन हमारी अफवाज ने भी बहादुरी के साथ लड़के, शहरों में भी दहशतगर्दी कम हुई है और ट्राइबल एरिया में उनकी तमाम सेंचुरीज जो है एलिमिनेट हो गई हैं। अब हमारे दहशतगर्द जो हैं वो अफगान सरजमीन से स्पॉन्सर होते हैं, जो हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी करते हैं, मुल्ला फजलुल्लाह की जो इंस्ट्रक्शंस पे करते हैं। आज जो आपको लोग मिले हैं दैट वो तो पॉइंट करते हैं फिंगर जो है उस तरफ के, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, दोनों साइड से, इंडिया से भी हो रहा है, अफगानिस्तान से भी हो रहा है। और साथ जो है वो जो आज स्टेटमेंट आई है प्रेसिडेंट ओबामा की कि उन्होंने कोई इतना जो है उम्मीद नहीं जाहिर की कि ये टेररिज्म जो है अफगानिस्तान में जो है ये अमन होगा या पीस प्रोसेस के ऊपर उन्होंने कोई इतना कॉन्फिडेंस जो है, आप एतमाद का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि वो, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान तो आज ही बिल्कुल सिंसियर है, आज भी हमारी कमिटमेंट जो है अमन के साथ जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है अमेरिका हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे बहुत बड़ी फौजी क़ुव्वत है, लेकिन पाकिस्तान भी खुद मुख्तार जौहरी क़ुव्वत है और ऑब्वियसली एक दुनिया की छठी बड़ी आर्मी हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ इन बयानात के अलावा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम फौजी रिस्पांस क्या हम इसको दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम वे कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका शायद यही समझता है कि हम चंद जुमले कहेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास और कुछ रिस्पांस है ऑपरेशनल और दूसरे अंदाजों से? खान साहब, ये जो आप ऑपरेशनल रिस्पांस की बात कर रहे हैं वो तो जरूरी है। वो हमें जो है, जो हमारी जो ब्लैकमेल किया जा रहा है F-16 पे या असले की दूसरी जो तफसील है उसके ऊपर हमें दूसरी मंडियां तलाश करनी चाहिए जहां से हम अपने असले की जरूरत जो है वो पूरी कर सकें। ये हमारी एक ये जिसको कहते हैं बका का मामला, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो जिसको हमने फेस कर रहे हैं। तो इसलिए हमें को अमेरिका का जो है पाबंद नहीं है हम उन्हीं से लें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमने टेररिज्म जो हमारी सरजमीन पे हो रहा है उसके साथ खुद हमने निपटा है। तो अमेरिका ने आके हमें मदद नहीं की। सारी दुनिया में अमेरिका जो है
शाम गया है, वो हाफिज अल असद तो वहीं का वहीं है, लेकिन शामी बर्बाद हो गए हैं। अब आप जो सदाम हुसैन चला गया अगली दुनिया में, लेकिन इराकी बर्बाद हो गए हैं। इसी तरह लीबिया में भी है। इसलिए हमें इन्हिसार जो है अमेरिका के ऊपर कम करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है खान साहब, मैं जरा एक सियासी बात करने लगा हूँ, वी मस्ट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। ये जो हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहते हैं और चीर फाड़ करते रहते हैं, जिसमें हम सियासतदान सरफहरिस्त हैं और मीडिया भी हमारे साथ जो है ना वो अकम्पलिस है। हम जब तक जो है अपना घर दुरुस्त नहीं करेंगे, हम जो हमारी बैरूनी थ्रेट्स हैं हमें और अंदरूनी थ्रेट्स भी हैं, उनका मुकाबला नहीं हम कर सकते। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उनको परसू करने के लिए मीडिया और हम लोग पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपने परसू करने के लिए जो है वो इतने आगे चले जाते हैं कि कौम का जो तशख्खुस है या कौम की इंटेग्रिटी जो है, जो हमारी जोग्राफिकल सिक्योरिटी जो है, वो माशी सिक्योरिटी जो है, वो सारी की सारी थ्रेटन हो जाती है। तो मेरा ख्याल है इट्स ए वाइडर इशू। ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी मुल्ला मंसूर मारा गया और हमें क्या करना चाहिए। नो, वी हैव टू हैव, हमें दोबारा जो है सारा नजरसानी करनी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर। हमें अपनी दफाई पॉलिसी जो है उसको रोबस्ट बनाना चाहिए, उसको मजीद मजबूत करना चाहिए। हम बड़े नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अगर सही हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी भी सही होगी, जरूर सही होगी। हमारी सिक्योरिटी ने जो परफॉर्म किया है पिछले 2 साल में, अगर हमारी माशी हालात दुरुस्त नहीं होती तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, ये इत्तलात थी कि मौजूदा सूरत हाल में, जैसे कि अभी हमने देखा कि आज अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस के अहलकार जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहे थे, जो बम धमाके कर रहे थे, जिसके लिए बाकायदा रकूम तकसीम कर रहे थे, वो ग्रोह पकड़ा गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको चैलेंज किया है। उस हवाले से भी एक बहुत पाकिस्तानियों के लिए सुबकी का सामान पैदा करने की कोशिश की है। इससे पहले कुलभूषण जाधव भारतीय रॉ का एजेंट पकड़ा गया था। एक मजबूत रिस्पांस देने के लिए इतलात ये थी कि अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा वज़ीर आज़म की वापसी पर। कुछ इतलात हैं वज़ीर आज़म साहब कब तशरीफ ला रहे हैं? और ये उम्मीद है कि वो कल वापस आ जाएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। और उसके फौरन बाद ख्वाजा साहब फिर ये इजलास होना है, इजलास भी होगा डेफिनेटली। ये टॉप एजेंडा है जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है, इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और वो उससे जो हमारे अफवाज के सरबराहान हैं, हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के दूसरे मेंबरान हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जो नेशनल इशू है और इसको सारी कौम को इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। बाकी अपनी लड़ाइयाँ जो है थोड़ी देर के लिए टाइम आउट ले लेते हैं, उनको चुका लेते हैं, को अगले 6 महीने साल के बाद चुका लेंगे, सेक्शनों में चुका लेंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बका का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की बका का मामला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ कल वतन वापस लौट रहे हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा। पाकिस्तान अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा, अपने रिस्पॉन्सेस को गौर करेगा, तमाम अफवाज के तमाम सरबराहान इसमें शरीक होंगे। ये एक बड़ा कलीदी इजलास है जो कि आइंदा 1 से 2 दिन में होने वाला है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कल वज़ीर आज़म इस दौरे से वापस आएंगे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद इंतहाई अहम दिफाई माहिर से पूछेंगे पाकिस्तान जवाब किस तरह से दे सकता है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, पाकिस्तान को बहरहाल इस पूरी सूरत हाल। The United States conducted an airstrike, targeted Taliban leader Mullah Mansour. बड़ा सख्त एहतजाज है। ये पाकिस्तान की जो है वो सॉवरेनिटी जो है उसको अपना उसके खिलाफ है, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। हम किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देते हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर आकर कार्रवाइयाँ करें। यह पाकिस्तान की रिवायत का हिस्सा बन गया है। ये तमाम जुमले जो भी आपने सुने, ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है, ये वो फ़िक्रा है जो पाकिस्तान में सैकड़ों बार पिछले चंद सालों में रिपीट किया गया है। हर ड्रोन हमले के बाद यही कहा जाता है और इस ड्रोन हमले के बाद भी यही कहा गया। उस वक्त भी ये जुमला कहा जाता था जब पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर अमरीकी ड्रोन तैयारे आते थे और मिसाइलों की बरसात करते थे, और उस वक्त भी किया गया जब पाकिस्तान के सबसे अहम
सूबे बलूचिस्तान में, यानी कि उस सरहदी लिहाज से सबसे अहम सूबे बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में ये ड्रोन तैयारे आए, पाकिस्तान के अंदर आए और यहाँ पर आके उन्होंने मुल्ला मंसूर को हलाक किया। उस वक्त भी हमने यही जुमला दोहराया है। ये जुमला हमारी, जैसे कि मैंने कहा, कि रिवायत का हिस्सा बन गया है और ये उस वक्त भी हमने ये जुमले कहे थे जब अमरीकी तैयारों ने, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ने एबटाबाद में आके दुनिया के सबसे मतलूब शख्स उसामा बिन लादेन को ढूंढा था और उनको हलाक कर दिया था। ये तमाम वाक़यात पाकिस्तानियों के लिए यकीनी तौर पे शर्मिंदगी का बाइस भी बनते हैं, परेशानी का बाइस भी बनते हैं कि आखिर अगर अमेरिका जो चाहे कर सकता है, जब चाहे, जैसा चाहे कर सकता है, क्या हमारे पास कुछ करने की सलाहियत है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ऐसा माहौल क्यों पैदा होता है, और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे? अब बहरहाल इसका जवाब तो कौमी रहनुमा देंगे, जो कि अभी हमें आपने सुना वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ ने बताया। कल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे हैं अपने तिब्बी मायने के बाद, जिसके बाद कौमी सलामती कौंसिल का इजलास होना है और जिसके बाद इस पूरी सूरत हाल के हवाले से रियासत पाकिस्तान का रद्द अमल तजवीज़ किया जाना है। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या वो कर सकता है, ये हम पूछते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी ने। जनरल साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर, माफ़ कीजिएगा, सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं और साबिक कोर कमांडर भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। ये फरमाइएगा कि एक जानिब अमेरिका ऐसा लगता है कि हमारे गिर्द घेरा तंग करना चाहता है। F-16 तैयारों के हवाले से जो उसकी कमिटमेंट्स थी वो बदल गई हैं, फिर जो हमारी मिलिट्री असिस्टेंस चलती है उस हवाले से भी बड़ी सख्त पाबंदियों की बात की गई है। फिर ये एक पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे खुला हमला किया गया, ड्रोन तैयारे पाकिस्तान के अंदर आए, उन्होंने तालिबान के अमीर को यहाँ पे हलाक कर दिया। ये तमाम चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि खुले आम पाकिस्तान को चैलेंज है, कर लो जो करना है टाइप की सिचुएशन है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं माँ सवाए इन जुमलों के, इन बयानात के जो हम देते हैं? आपने सही कहा कि अभी बॉल जो है ना पाकिस्तान के कोर्ट में है। उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया। उन्होंने तो, आपको मालूम है कि एक तीर से कई शिकार किए हैं। ईरान और हमारे दरमियान कशीदगी पैदा करने की कोशिश की है, जो यूनिटी गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के दरमियान ज़्यादा और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है, और ख़ुद पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के दरमियान भी वो कुछ वेज डालना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि हमने एक तो एहतजाज किया जो कि बिल्कुल साफ ज़रा ज़रूरी था और बिल्कुल बुनियादी बात है, लेकिन इसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। मेरा ख्याल आज इंडिया भी दिया है सरताज अजीज़ साहब ने कि हम इसको यूएनओ में लेकर जाएंगे, हम इसको सिक्योरिटी काउंसिल में हमें लेकर जाना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई लॉजिस्टिक अरेंजमेंट अभी तक चल रहे हैं, गो कि उनकी फ़ौज कम हो गई है, वहाँ पर उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी उनकी लॉजिस्टिक यहीं से जारी होगी, उसके बारे में हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोई हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग का उनके साथ मुआहदा है उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। जो हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे ये जो बातचीत के सिलसिले में, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं, उससे हम हाथ खींच सकते हैं, हम किसी और तरीके से बातचीत शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा और चीज़ें भी हैं, मिसाल के तौर पे कि जो उनके यहाँ NGOs काम कर रहे हैं उनको हम देख सकते हैं कि भाई वो क्या कितना फ़ायदा मंद है पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि पहले उन्होंने F-16 रोके, फिर इमदाद रोकने की बात की, फिर ये काम किया, और अब खबरें आ रही हैं कि शायद वो इमदाद बहाल करेंगे। तो ये अभी पाकिस्तानी लीडरशिप को सोचना है कि हमारी हमीयत की अभी क्या कीमत लगाई जाएगी और हमारी ख़ुद मुख्तारी की क्या कीमत लगाई जाएगी, और हम फिर उसका कैसे जवाब देंगे। अगर आज, अब मैं समझता हूँ कि अगर अभी हम वो $350 मिलियन लेने पर आमादा हो गए और वो जो 8 जहाज़ हैं वो लेने पर आमादा हो गए, तो बात आई गई होगी, फिर ये बात ख़त्म होगी। हालांकि हमें बिल्कुल नए सिरे से सोचना चाहिए। हमें 2 सवाल अपने आप से करने चाहिए। नंबर 1, क्या अमेरिका इस खित्ते में अमन चाहता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अमन के जितने ज़राए थे वो तो वो बंद करता चला जा रहा है। जिससे बात करनी थी उसको तो इसने मार दिया। दूसरा ये कि क्या वो यहाँ से जाना चाहता है? मेरा ख्याल है अगर वो जाना भी चाहता है तो इस तरीके से कि यहाँ पर एक पक्की ऐसी प्रॉक्सी छोड़कर जाए जो कि हूबहू ऐसे ही हो जैसे अमेरिका यहाँ मौजूद है। अच्छा जनरल साहब, एक और बड़ी अहम बात यह है कि न सिर्फ ये कि बराह रास्त खुद इस किस्म के एक्शन करना, ये 3-4 एक्शन जो पिछले हमने 3 हफ्तों के दौरान देखे हैं, फिर पाकिस्तान पर एक इनडायरेक्ट दबाव भी खुद ही
इस्तेमाल होना मतलब जैसे भारत पाकिस्तान पर जिस किस्म का दबाव डाल रहा है, उसका रॉ का एजेंट यहाँ पे पकड़ा गया और जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह से अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो पाकिस्तान के अंदर कर रही है, आज उसका भी एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। बराह रास्त वो पैसे लेके पाकिस्तान में धमाके कराते थे, अफगान इंटेलिजेंस से पैसे लेके, और यहाँ पे लोगों की टारगेट किलिंग करते थे। ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका इस पूरे माहौल में भी अपने आप को डिटैच करे, क्योंकि बड़ा क्लोज ताल्लुक है अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विस का अफगान इंटेलिजेंस सर्विस के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान इस वक्त बिल्कुल उसकी गिरफ्त में है, भारत से भी उसके इसी किस्म के ताल्लुकात हैं। तो ये अमेरिका एक तो बराह रास्त भी दबाव इस्तेमाल कर रहा है, फिर अफगानिस्तान और भारत को भी इनकरेज कर रहा है हमारे खिलाफ दबाव डालने पे। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब रॉ और NDS अफगान जो इंटेलिजेंस है, ये आप समझें एक ही एजेंसी है। और चूंकि हमें ये भी मालूम है कि NDS जो है वो CIA की दस्तरस से बाहर नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि अमेरिका जो है वो एक किस्म का डिफेक्टो हुक्मरान है अफगानिस्तान में, तो ये उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपने सरफराज बुख्ती साहब की कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि और 6 लोग अफगान मुहाजिरीन के कैंप से पकड़े गए जिनको NDS डायरेक्ट फीड कर रहा था। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पूरी मिली भगत है CIA की, NDS की और रॉ की। और मेन अगर आप इसकी वजह अगर देखें तो बहुत सारे इंटरेस्ट इंडिया के और अमेरिका के मिल गए हैं चाइना के सिलसिले में और अभी CPEC के सिलसिले में, क्योंकि अमेरिका को ये शदीद खदशा है कि शायद ये CPEC जो है ये एक सिर्फ इकनॉमिक कॉरिडोर ही नहीं रहेगा, बल्कि शायद ये कोई स्ट्रेटजिक अरेंजमेंट में तब्दील हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश करनी है, और हिंदुस्तान को तो ये किसी तरीके से भाता ही नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके, यूनिटी गवर्नमेंट को इस्तेमाल करके अपने बड़े बड़े इंटरेस्ट जो है इस इलाके में उनकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है, ख्याल ये कि बड़े भूंडे तरीके से कोशिश कर रहा है। जनरल साहब, बेसिक नाराज़गियाँ क्या हैं? एक आपके ख्याल में सबसे बड़ी नाराज़गी अमेरिका की, या जो जिसकी वजह से सब कुछ पाकिस्तान पे हो रहा है, ये पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी है, या इसके अलावा भी मसाइल हैं जिसकी वजह से अमेरिका इस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है, पाकिस्तान से नाराज़गी दिखा रहा है? कोई एक नाराज़गी तो नहीं है। पहली बात तो ये देखिए कि जो कुछ जिन मकासद के लिए वो अफ़गानिस्तान में आया था, वो उनको अगर लिस्ट किया जाए तो चाइना को सरकमवेंट करना, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को देखना, ईरान के ऊपर नज़र रखना, हमारे एटमी असासों के ऊपर नज़र रखना, तो सबसे बड़ी नाराज़गी तो ये है। दूसरी नाराज़गी ये है कि हमारा चाइना की तरफ झुकाव होना। तीसरी नाराज़गी ये है कि ख़ुद जो काम उससे नहीं हो पाया, हमने तो अल्लाह के फजल से अपने इलाके में तालिबान के साथ अच्छी लड़ाई लड़ी और ज़्यादातर इलाका उनसे साफ़ कर दिया। इक्का दुक्का इंसिडेंट्स के अलावा भी अल्लाह करेगा कि हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। और उनके वहाँ पर ये हालत है कि 60% से ज़्यादा इलाके पर अभी भी तालिबान का कब्ज़ा है। तो एक खिफ़त मिटाने के लिए, अपनी नाकामी किसी के साथ डालने के लिए वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको हमारे एटमी असासों पर एतराज़ है, उसको हमारे अपनी जंग जीतने पर एतराज़ है, और उनको अपनी जंग हारने पर हमारे ज़िम्मे वो डालना चाहता है। ये मोटे मोटे एतराज़ात, और अभी सबसे बढ़कर CPEC उसके लिए एक कांटा बन गया है। और ये सारी चीज़ें मिलकर उसके लिए एक पाकिस्तान जो है वो अभी आप समझे काफ़ी तंग हो रहे हैं हमसे इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल नाईम खालिद लोधी हमारे साथ थे। वक्फा, उसके बाद जिक्र करते हैं बजट का। बजट आने वाला है, पाकिस्तानी बजट की जानिब देख रहे हैं, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी, वो बेचारे पाकिस्तानी, 1% से कम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये बजट उनके लिए क्या शामत लाता है, जैसा कि गुज़िश्ता बजट लाते रहे, और उनके लिए क्या खबर लाता है। 99% पाकिस्तानी जो कि टैक्स नहीं देते, न देना चाहते हैं, बाबांगे दोहली वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे टैक्स, उनके लिए ये बजट क्या खबर लाता है, इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आम पाकिस्तानी के लिए ना ही पनामा पेपर्स इतना बड़ा मसला है, और ना ही मुल्ला मंसूर की ड्रोन हमले में हलाकत एक इतना बड़ा मसला है, जितना बड़ा मसला वो इवेंट है जो 1 हफ्ते बाद होने वाला है, यानी बजट जो कि आएगा 3 जून को,
ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे अहम मसला है कि इस बजट में क्या आ रहा है, ना सिर्फ एक आम पाकिस्तानी के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए, सरमायाकार के लिए, ताजिर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए, तनख्वाह देने वाले के लिए। पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि बेचारा जब इस तरह का बजट आ रहा होता है तो टैक्स देने वाला काँप रहा होता है, टैक्स ना देने वाला जिसने कभी पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया वो सुकून के ही सांस ले रहा होता है। लगता यही है, बज़ाहिर यही लग रहा है कि टैक्सों का नज़ला इस बार भी पहले से टैक्स देने वालों पर ही गिरेगा। गोया कि वो लोग जो इनकम टैक्स है देते हैं और जो कि तकरीबन 1% के करीब है पाकिस्तान की आबादी के। गो के इस सिलसिले में वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसाक़ डार ने कल FBR बजट इजलास में कहा, जिसमें उन्होंने सदारत की थी, एक अहम इजलास था। उन्होंने कहा था कि आइंदा बजट में टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ये एक अज़म है, अगर इस अज़म पे अमल होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़बर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं वो उनके महसूलात में कमी, रेवेन्यूज़ की कमी पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। और हुकूमत की कोशिश हमेशा से ये रही है कि जो टैक्स दे रहा है उसी से निचोड़ा जाए, जो टैक्स पहले से आयद है उसी को बढ़ा दिया जाए और नए एवेन्यूज़ तलाश ना किए जाए। लेकिन इस बार इस अज़म का इजहार किया गया है कि नॉन टैक्स फाइलर्स के ख़िलाफ़ उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। देखते हैं कि वो गिर्द घेरा कैसे तंग होता है, लेकिन इसके असरात पहले ही नुमाया हो रहे हैं। वो लोग जो बेनामी बैंक अकाउंट्स रखते हैं, इतलात के मुताबिक वो अपने बेनामी बैंक अकाउंट से रकूम निकाल रहे हैं और पाकिस्तान में जो पसंदीदा रास्ता होता है इस किस्म के धन को लगाने का, यानी प्रॉपर्टी में, उसमें भरपूर तरीके से सरमाया लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, कराची, लाहौर वगैरह में प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि लोग बैंकों से अपना सरमाया निकाल रहे हैं, ख़ासतौर पर वो अकाउंट्स जो कि बेनामी होते हैं। हुकूमत टैक्स अदा न करने वालों को टैक्स नेट पर लाने के लिए इस साल 1 जनवरी को उसने ऐलान किया था टैक्स एमनेस्टी स्कीम का। ताजिरों के लिए स्कीम थी। वज़ारत ख़ज़ाना का दावा था कि इस स्कीम से 10 लाख अफराद फ़ायदा उठाएंगे। जब ये तम तराक से स्कीम जारी की गई थी, इसमें 5 बार तोसी के बाद अब तक इसमें सिर्फ 10,000 अफराद ने टैक्स फाइल किया है। उसके बारे में भी आदाद शुमारी यकीनी नहीं है, क्योंकि तलात ये है कि ये कुछ 9,000 से ज़ायद सिर्फ लोग हैं जिन्होंने स्कीम से फ़ायदा उठाया। एक अक्सरियत इस स्कीम को खामोशी से एक तरफ रख दिया, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मालियाती माहिरीन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में लगभग 28 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि नॉन फाइलर्स हैं, यानी कि जिन पर टैक्स लागू होता है मगर वो टैक्स नहीं देते और अपने आप को टैक्स नेट में आने से गुरेज़ा, न सिर्फ गुरेज़ा हैं बल्कि उसका बबांगे दोहल फैसला करते हैं, कहते हैं कि वो नहीं आएंगे। 28 लाख लोग ऐसे हैं। हर साल बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ पड़ता है। इस बार भी देखते हैं कि क्या ये बोझ पड़ता है या नहीं पड़ता है। टैक्स इस्लाहाती कमीशन एक बना था, उसका कहना था कि पिछले 40 साल में दी गई टैक्स छूट से खजाने को 1,000 खरब रुपयों का नुकसान हुआ है, यानी कि वो छूट जो बजट आने के बाद मरात याफ्ता ताजरों को और इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है। टैक्स निज़ाम में खराबियों से सालाना 300 से 500 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जाता है। ये भी पाकिस्तान का एक माना जाना हुआ एक सच है। जिन शोबों में बड़े पैमाने पर टैक्स को चोरी किया जाता है उसमें प्रॉपर्टी वगैरह, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिजनेस और दर्जनों दूसरे मामलात हैं जिसमें जो कि बड़े बड़े हेड्स हैं जिसमें कि टैक्स खुलेआम चोरी किया जा सकता है और किया जा रहा है। अब इस टैक्स से जो तवक्कुआत हैं उस हवाले से हम बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम मांडवी वाला, जो कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी है और सेनेट की ख़ज़ाना की स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह भी। बहुत बहुत शुक्रिया मांडवी वाला साहब। ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे अहम मसला जो है वो है कि टैक्स देने वाला जो है बेचारा वो घबरा रहा है कि वो फिर उस पर मज़ीद टैक्स का बोझ ना पड़ जाए, और जो नॉन फाइलर्स है जो कि उसको टैक्स उस पर लागू होता है मगर वो टैक्स नहीं दे रहा, तकरीबन 28 लाख पाकिस्तानी, आपके ख्याल में कितना अहम होगा, कितनी हुकूमत को फोकस करना चाहिए कि वो इन नॉन टैक्स फाइलर्स को उनकी गर्दन पकड़े और उनको टैक्स के नेट में लाए? देखें जी, इसमें जो एक चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर रही है वो ये कि जो टैक्स पेयर्स ही नहीं हैं उनको टैक्स पेयर बनाने में गवर्नमेंट नाकाम हो गई है। पिछले 3 साल से हर बजट में, हर मीटिंग में हम गवर्नमेंट को ये कहते रहे कि आप कोई लीगल फ्रेमवर्क लाएं। एक टैक्स रिफॉर्म बिल था जो हमने प्रेजेंट किया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जिसमें कि जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स पेयर्स बनाने का तरीक़ेकार हमने प्रेजेंट किया था, और उसको वो गवर्नमेंट किसी तरीके से अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
और उसको ना अडॉप्ट करने की वजह से गवर्नमेंट ना टैक्स का अमाउंट बढ़ा सक रही है, ना टैक्स पेयर्स बढ़ा सक रही है, और जो भी वो टैक्स लगाया जा रहा है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे लगाया जा रहा है और अवाम पे लगाया जा रहा है। तो मतलब अगर जब तक इस पे कोई कानून साजी, इस पे कोई तरीक़ेकार गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी, तब तक हमारी पोजीशन यही रहेगी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते जाएंगे और वेज एंड मीन्स ढूंढे जाएंगे दूसरे तरीके से टैक्स लगाने के, ताकि उनका टारगेट अचीव हो सके और रेवेन्यू आ सके। मगर लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन विच विल ब्रिंग न्यू टैक्स पेयर्स इनटू द सिस्टम, और जो लोग जिनको टैक्स देना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स देना चाहिए, वो सिस्टम में नहीं आएंगे, तो हमारी यही पोजीशन रहेगी, बल्कि इससे बदतरीन होती जाएगी। अच्छा, इस वक्त सिचुएशन ये है मांडीवाला साहब कि इस वक्त पाकिस्तान का जो बैंकिंग निज़ाम है उसमें जो बेनामी अकाउंट्स लोग रखते हैं, यानी कि वो लोग जो कि अपना धन अपने नाम पे शो नहीं करना चाहते, अब वो घबराए हुए हैं कि शायद इन बैंक अकाउंट्स पे कोई गिरफ्त आए, वो पैसा निकल रहा है और वो पार्क हो रहा है प्रॉपर्टी में, दूसरी जगहों पे। आपके ज़माने में भी ऑब्वियसली ये लाखों बेनामी अकाउंट्स बैंकों में मौजूद थे और इसमें सरमाया गर्दिश कर रहा था। अब जब हुकूमत ने इस पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाया, आप उसकी मुखालफत करते हैं, इसका फिर मसले का हल क्या है? ये अपने बैंकिंग निज़ाम के अंदर हम ये बेनामी अकाउंट्स इजाज़त दें और ये काले धन की गर्दिश की इजाज़त दें? देखें, मईशत को सबसे बड़े हमारे वक्त सबसे जो चीज़ हुई कि हमने जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको हमने प्रायोरिटी दी। आपने देखा होगा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई पाकिस्तान में, 25 बिलियन डॉलर 26 बिलियन तक चली गई। वो इसीलिए गई कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एम्फसाइज़ किया, हमने ये रिटेल सेक्टर पे एम्फसाइज़ नहीं किया, ना इसको सपोर्ट किया। बेनामी अकाउंट का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें बेनामी अकाउंट पे आप कानून साजी भी कर लेंगे, दूसरी चीज़ें भी कर लेंगे, मगर ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। दुनिया में आज तक इन चीज़ों को पहुँचना बड़ा मुश्किल है। मगर अगर आप टैक्स का जो सिस्टम है उसको अगर आप चेक नहीं करेंगे, उसको आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया टैक्स रिफॉर्म बिल में, अगर वो नहीं आप करेंगे तो आप जहां खड़े हैं यहाँ भी खड़े नहीं रह सकते, आप डिक्लाइनिंग पोजीशन में जाएंगे। और ये फिगर फजिंग से और स्टेटिस्टिक्स डिवीज़न के थ्रू मैनेज करने से, ये विंडो ड्रेसिंग के लिए तो, कागजी कार्रवाई के लिए तो सही है, बट रियलिटी में आपकी मईशत नीचे जा रही है। आज हमें एक प्रेजेंटेशन भी मिली जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन ने दी, बंगाली साहब ने दी इकोनॉमिक कंडीशन पे, और उन्होंने आज ये बात कही बड़ी क्लियरली कि पिछले 20 साल से सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ काम नहीं किया, और आज हमारी पोजीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, और अगर इसी पेस पे हम चलते रहे तो 10 साल में पाकिस्तान वहीं पहुंच जाएगा जहां आज ग्रीस है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलीम मांडवीवाला हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कुछ इत्तलात आई हैं, आखिरी लम्हात मुल्ला अख्तर मंसूर ने ईरान से पाकिस्तान दाखिल होने के बाद कैसे गुजारे, कहाँ से गुजर रहा था, क्या कर रहा था, और फिर जब ड्रोन हमला हुआ उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात सामने आई है, ये आपसे शेयर करते हैं छोटे से वक्त में। वेलकम बैक। मुल्ला अख्तर मंसूर को हलाक करना अमेरिका का क्लासिक एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, इसमें तो शायद कोई दो राय नहीं है। फिर मगर इसमें ये बात भी बहुत अहम है कि ये आखिरी लम्हात, ये आखिरी घंटे किस तरीके से गुजरे, ख़ास तौर पे जब मुल्ला मंसूर को निशाना बना दिया गया, उसके बाद भी कई घंटे तक वहाँ तक एक आम आदमी की रसाई नहीं हो सकी, मीडिया की रसाई नहीं हो सकी, और जब वहाँ रसाई हुई तो वहाँ पर एक ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि हैरतनाक थे। मिसाल के तौर पे मुल्ला मंसूर का जाली शनाख्ती कार्ड, जाली पासपोर्ट, एक एक चीज़ कोयला बन गई थी, मगर ये सालिम मौजूद थी। आखिरी लम्हात, आखिरी जो घंटे थे वो मुल्ला मंसूर के वो इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर हमला होने से ज़रा पहले, हमला होने से ज़रा बाद। इस तरफ बहुत ही अहम मालूमात हमसे शेयर की थी कल मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख ने। ऐसे नहीं था कि उन्होंने खाली ये जगह देखी थी कि जहाँ पे रडार कवरेज नहीं है, मगर उन्होंने वो ऐसी जगह पिक की थी जहाँ पे उनको ये पता था कि कहीं और भी यहाँ पे डिटेक्शन नहीं होगी काफ़ी अरसे तक। और जब हमें इत्तला मिली है, ये 7 घंटे इस हादसे के बाद बताया गया है कि ये हुआ है, और वो
जब उनका जो आदमी वहाँ पे थे, जो ह्यूमन रिसोर्स थे, जो उनके ग्राउंड पे रिसोर्स थे, जिन्होंने उनके इंफॉर्मेशन दी है कि गाड़ी अब यहाँ रुकी है, गाड़ी यहाँ से चली है, और उसके बाद जाके वहाँ पासपोर्ट वगैरह गिराए हैं, वो सारे लोग अपनी जगह अपना काम करके अपना ज़्यादातर अफगानिस्तान के अंदर वापस दाखिल हो गए हैं। उसके बाद हमें ये इतला दी गई है। उसके बाद फिर हमें इसकी पूरी मालूमात हुई। मुल्ला मंसूर, आखिरी बार देखा गया था इस जगह से जहाँ पर ये हमला हुआ, उससे थोड़ी देर कबल एक होटल है, एक इस शाहराह पे मौजूद एक होटल है जहाँ पे लोग रुक के खाना वगैरह खाते हैं। वहाँ पर तफसीलात बिल्कुल लम्हा ब लम्हा मौजूद है। क्या हुआ है ये हमें बता रहे हैं नौशकी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली रज़ा। कामरान साहब, ये जो वली मोहम्मद नामी शख्स हैं, ये जब 21 मई को सुबह 10 बजे ताफ्ताम से टैक्सी लेकर निकले हैं तो 578 किलोमीटर का फासला तय करके ये कुचक्की पहुँचे, जहाँ पे हाजी रहीम नामी एक होटल है, वहाँ पे कोई 2-2:30 बजे पहुँचे। उन्होंने आधा घंटे वहाँ स्टे किया, खाना खाया और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो वो वहाँ से निकले हैं तो 3 किलोमीटर आगे किली समंद खान का इलाका आता है, वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक हुई है। वो इलाका ईरानी सरहद से 581 किलोमीटर दूर है, जबकि अफगान सरहद वहाँ से कोई तकरीबन 100 किलोमीटर ही दूर है, क्योंकि उस इलाके से अफगान सरहद को कोई पक्की सड़क नहीं जाती है, सारे कच्चे रास्ते हैं। जबकि नौशकी और ताफ्तान का फासला 560 किलोमीटर है। ये जो शाहराह है, ये कौमी शाहराह है, कोयटा ताफ्तान शाहराह कहा जाता है इसको। यहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक गुजरती है इस शाहराह से। और जिस होटल में इन्होंने स्टे किया है, उस होटल में अक्सर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो हैं वो स्टे करती हैं, वहाँ पे लोग खाना खाते हैं। जबकि इस शाहराह पे और भी काफ़ी होटल हैं। जिस इलाके में ये ड्रोन स्ट्राइक हुई है वहाँ आबादी बहुत कम है, और इन्होंने जब वहाँ से खाना खाया तो इनका जो बिल था वो 400 रुपये हुआ है। और होटल के मालिक के मुताबिक, जिसका नाम हाजी रहीम खान है, कि इनका जो वो खाना खाया उन्होंने बकरे का गोश्त खाया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।